Hello everyone. So today we will going to discuss about introduction part of chapter number 2, inverse trigonometric function of class 12 NCERT मैथमेटिक्स। मतलब क्या है कि क्लास 12 के आज हम ना न्यू चैप्टर जैसे क्या है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है ना कि उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे क्या है कि अगर इसके मार्क्स की अगर हम बात करें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम, तो इसके मार्क्स की जो वेटेज है ना वो बोर्ड एग्जाम में बहुत कम है। आई थिंक 5 to 6 मार्क्स का होगा। और इसके अगर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें हम, इसके प्रॉब्लम्स की बात करें अगर हम, जैसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अगर उनकी बात करें हम, तो सारे के सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे और या फिर सारे के सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज को लिख करके या फिर फॉर्मुलाज को लिख करके डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसके थोड़े से ना बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको शुरू करेंगे। इसका देखो दो बेनिफिट है बेटा। अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो है, ये चैप्टर है तो बहुत ईजी, इसमें नो डाउट बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन क्या है कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को इसलिए पढ़ेंगे ना, दो बेनिफिट मिलेगा आपको। पहले बेनिफिट तो क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलेगी। सेकंड बेनिफिट आपको कहाँ पे मिलेगी कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आ गया ना, थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो आप। तो शुरू करेंगे हम इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। फंक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़े होंगे आप। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए मैंने बताया था ना, फंक्शन के दो डेफिनेशन बताए थे, है ना। दो वे में मैंने उसका डेफिनेशन बताया था। हालांकि फंक्शन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है क्लास 11th में, 12th में भी बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है। तो फंक्शन मेनली क्या है ना कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which no two distinct order pair, no two distinct ordered pair have same first element, बात समझो। फंक्शन के लिए मैं फंक्शन तो बहुत ज्यादा पढ़े हम और बताया भी मैंने है कि क्या है कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हैविंग अ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। सपोज करो कोई फंक्शन अगर गिवन है fx इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ रूट। तो फंक्शन में क्या है ना कि अगर किसी भी फंक्शन में मतलब कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x we do not have two values of y, अच्छा ये बताओ, फॉर वन वैल्यू ऑफ x we do not have two values of y। किसी भी फंक्शन में अगर मैं x की एक वैल्यू के लिए, क्या हमें कभी भी दो वैल्यू मिल सकते हैं y के? ये पॉसिबल है नहीं यार। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या होती है फंक्शन में? कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट के, मेरी बात सुनिए, एक एलिमेंट के ये दो इमेज पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अगर दो इमेज गिवन है तो मतलब दो एलिमेंट गिवन है तो दो एलिमेंट्स की एक सेम इमेज हो सकती है। दिस इज द कंडीशंस ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये फंक्शन की कंडीशन कभी नहीं हो सकती है कि एक एलिमेंट जो है वो दो इमेज दे। इज दैट क्लियर? तो फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, फंक्शन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जहां तक बात करें हम, तो जितने भी टी रेशियोज हैं, टी रेशियोज आपको पता होगा ना, टी रेशियोज का मतलब होता है ना कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो सारे के सारे बिहेव करता है लाइक अ फंक्शन। वो सारे के सारे क्या करते हैं? बिहेव लाइक अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? मेरी बात सुनो। जैसे मान लो अगर आप साइन 45 की वैल्यू ले लो आप, तो साइन 45 की वैल्यू पे ऐसा तो है नहीं कि साइन 45 की वैल्यू पे मुझको 1/√2 भी मिल जाए और 1/2 भी मिल जाए। मतलब साइन 45 पे अगर मैं बात करूँ साइन 45 डिग्री की, तो ये मुझे क्या देगा? 1/√2 ही तो देगा ना।
ऐसा तो है नहीं कि 1/√2 भी दे 1/2 भी दे दे, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो वो सिर्फ एक ही इमेज देगा, सिर्फ एक ही इमेज देगा। इसका यही रीजन है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो सारे के सारे बिहेव करते हैं लाइक अ फंक्शन। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में, इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं अभी आके बताऊंगा। अच्छा एक चीज और रहेगा इसमें। देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, ये मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। अब एक मेरी बात सुनो, अगर आप वाकई में इस चैप्टर में बहुत अच्छा कमांड पाना चाहते हो, कमांड मीन्स क्या कि बहुत अच्छी नॉलेज चाहते हो आप, तो आपको जो मैंने मतलब 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ाया ना, जैसे मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको पढ़ा रखा है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़ा रखा है मैंने। फिर क्या पढ़ा रखा मैंने, वैल्यू एट अलाइड एंगल पढ़ा रखा मैंने, वैल्यू एट अलाइड एंगल पढ़ा रखा मैंने। फिर मैंने क्या पढ़ा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ा रखा मैंने। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ा रखा आपको, आइडेंटिटीज। अच्छा एक बात सुनो बेटा, जब भी ये टॉपिक पे आते हैं ना, आइडेंटिटीज पे जब भी आते हैं, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप क्या है कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, 6 पढ़ोगे, तो कैलकुलस में जब भी आप सॉल्व करोगे, जब कैलकुलस पढ़ोगे आप, तो उसमें आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज है ना, वो कब कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज हो जाएगी इसका पता नहीं चल पाता है। तो आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपके आइडेंटिटीज पे, ये बात ध्यान रखे रहना। क्लियर? तो आइडेंटिटीज मैंने आपको बता रखा क्लास 11th में, और मैंने आपको क्या बता रखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। आपको मैंने और बता रखा है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी मतलब कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उनके मैं ग्राफ भी आपको बता चुका हूँ। और क्या बता चुके हैं हम, और क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी बता रखा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक और टॉपिक मैंने आपको बता रखा था, याद होगा शायद आपको, कि प्रिंसिपल इन जनरल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। और वाकई में अगर आप बहुत अच्छा कमांड चाहते हो तो आपको ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और या फिर अगर आप ये चीजें थोड़ी सी भूल गए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये जो चीज है ना, ये जो टॉपिक है, उसको आप एक बार कम से कम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें आप, ठीक है? तो नोट डाउन। चलिए बेटा फिर बात करते हैं हम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं मुझको बार बार। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लियर? देखो बेटा, तो क्या है ना कि एक टॉपिक ये है कि टू फाइंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें किसी भी फंक्शन की, देखो चलिए या फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अभी। ये देखो, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा ये बताओ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्लास 11th में बता रखा है कि कोई भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो फंक्शन शुड हैव 1 1 एंड ऑन टॉप। मतलब क्या होना चाहिए, देखो, टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन फंक्शन शुड बी या फिर शुड बी 1 1 एंड ऑन टॉप, 1 1 एंड ऑन टॉप। देखो बेटा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो फंक्शन इनवर्टिबल, मतलब इनवर्टिबल बोल सकते हो आप कि कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टॉप दोनों हो जाए, है ना? तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मान लो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मान लो sin x है, cos x है, sec x है,
ये cot x कर लो, sin x cos x tan x, tan x हो गया, फिर cot x हो गया, फिर sec x हो गया और ये cosec x हो गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने पास, है ना। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें हम कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे के फंक्शंस तो हैं, फंक्शन तो मैंने बता दिया, क्योंकि जितने भी टी रेशियोज हैं वो सारे के सारे बिहेव करता लाइक अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एंगल की बात करें हम तो एक पर्टिकुलर एंगल पे एक ही वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये तो बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये टी रेशियोज हैं ये सारे के सारे फंक्शन तो हैं, बट मैटर क्या है आपका कि आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन है फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर ये इन्वर्टिबल होगा तभी तो इसके इन्वर्स की बात करेंगे। अगर ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो, इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल मतलब क्या, आपकी इन्वर्स फाइंड करना है इसका, तो इस फंक्शन में क्या होना चाहिए, इन फंक्शंस को आपको 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। मतलब क्या है कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव भी आप बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले टेक एन एग्जांपल, मैं sin x की बात कर रहा हूँ। हालांकि sin x के अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ के बारे में आप सबको पता होगा बहुत डिटेल में, इसको भी हमने पढ़ा है क्लास 11th में। तो मैं बात कर रहा हूँ sin x के ग्राफ के बारे में। सबसे पहले ये देखो sin x की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है। sin x की डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तो क्लोज इंटरवल -1 to 1। चेक करो और याद कर लो, मैंने आपको बता रखा था sin x का जो साइन जो है ना, साइन रेशियो जो है उसका जो डोमेन है वो क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं इससे ग्राफ की बात करता हूँ। अच्छा एक मिनट, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर ये बताओ sin x है और ये आपने इसका डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बता रखा है, जबकि साइन तो किस में होना चाहिए, एंगल में होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू जो वो एंगल में होनी चाहिए। अब यहाँ पर रियल नंबर सर ये पॉसिबल कैसे है। तो याद करो, मैंने आपको क्लास 11th के एक वीडियो में मैंने बताया था, या फिर मैं आपको बता रखा हूं कि जो आप मतलब आप कह सकते हो कि रियल नंबर एंड एंगल इन रेडियन considered as same। मतलब क्या है कि रियल नंबर को और एंगल इन द रेडियन इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेम कंसिडर करते हैं। याद है आपको? देखो मैंने क्या बताया था कि एक यूनिट रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ करना है। मान लो ये रेडियस तुम्हारा 1 है, ये 1 यूनिट है, ये है ना। और फिर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये टेंजेंट, और ये टेंजेंट क्या शो कर रहा था, ये रियल नंबर। जैसे मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 है, -2 है, जो भी है ये सारे के सारे रियल नंबर को डिनोट कर रहा था। और मैं आपको 11 में फिर बताया था कि जैसे मान लो ये क्या है कि इस आप टेंजेंट को जितना टिल्ट करोगे आप, ये जो टेंजेंट गिवन है ना, इस टेंजेंट को जितना टिल्ट करोगे आप, सपोज करो ये टिल्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से ये जो है ना, ये 3 जो है वो मान के चलो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म होगा ये रेडियन ही तो है यार, रेडियन ही तो है। तो ये रेडियन और ये जो रियल नंबर है इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेम कंसिडर्ड करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या है कि रियल नंबर और एंगल इन द रेडियन कंसिडर्ड एज सेम। इसीलिए क्या है कि इसका जो डोमेन है वो क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और इसका कोडोमेन क्या है, सॉरी इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -1 to 1 है। इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। अगर मैं sin x से ग्राफ की बात करूं, देखो ध्यान से, मैं sin x से ग्राफ की बात कर रहा हूं। ये मान लो 0 है, ये π/2 है, ये मान लो पाई है, और ये 3π/2 है, और ये 2π है, और ये मतलब 5π/2 है। ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। इधर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इधर भी कर दे रहा हूँ। ये है -π/2, इधर नेगेटिव आएंगे ना सारे, और ये -π, बाकी बस इधर देखते रहना। तो sin x ग्राफ क्या है, जैसे मान लो ये 1 होता है और ये मान लो -1 है, क्योंकि इसका जो रेंज है ना देख लो -1 to 1 है, तो मतलब क्या है कि ये 1 है और ये 1 है, तो इसका जो ग्राफ है ना कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, आप देख लेना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, ये sin x फंक्शन का ग्राफ है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा कि ये जो फंक्शन गिवन है, अभी इसमें चल क्या रहा है,
सबसे पहले मैंने क्या बोला ना कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, मतलब क्या कि 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा अभी, इस फंक्शन इस वाले ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा और आपको इस वाले एरो डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा ये फंक्शन जो है वो 1 1 और 1 2 है या नहीं है। ठीक है, देखो अच्छा ये मान लो सेट ए है, तो सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और इसका रेंज क्या गिवन है -1 से 1 है। तो -1 हो गया, -0.5 ले लो, -0 पॉइंट और भी कुछ ले लो, 3 ले लो, फिर ये 0 ले लो, फिर इसके बाद क्या है 0.2 ले लो, 0.5 ले लो, 1/√2 भी ले सकते हो आप, फिर ये 1 ले लो, आप कुछ भी ले लो आप। और सेट ऑफ इसके जो डोमेन है ना, इसका डोमेन में आप रियल नंबर ना लिख करके ये रेडियन को लिखो आप, बात तो वही है ना, बात वही। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये हो गया तुम्हारा 0, ये π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ये 5π/2 हो गया, इधर आ जाओ तो -π/2 है, ये क्या है -π है, -3π/2 है, ऐसे ये नंबर चलता जाएगा। क्लियर। अब एक मेरी बात सुनो, अब मुझको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो sin x का जो ग्राफ है वो 1 1 और 1 2 है या नहीं है। तो पहले मैं 1 1 चेक करता हूँ। अच्छा, फॉर 1 1 आपको याद होगा, अभी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ा रखा है कि 1 1 के लिए जरूरी क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 और इट इम्प्लाइज दैट कि x1 इज इक्वल टू x2, ये होना चाहिए। fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर 1 1 और ये क्या इम्प्लाइज करता है कि x1 शुड बी इक्वल टू x2, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है देन द फंक्शन इज 1 1, ये होना जरूरी है। तो चेक करते हैं, देखो तो बहुत ध्यान से देखना, देखिए। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको क्या बता दूं, मैं आपको इसके थ्रू बताता हूं। देखो, जैसे मान के चलो ये क्या है, ये 1 है, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया है, ये 1 है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये मान लो π/2 पे भी वैल्यू 1 है और ये 5/2 पे भी वैल्यू क्या है, ये 1 ही है, ये 1 है ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्या लेता हूँ इधर, मैं ये चीज इरेज कर दे रहा हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप लिख लेना। देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा कि fx1 शुड बी fx2। अच्छा, fx1 इज इक्वल टू fx2 को हमने लेट कर लिया, ये ऐसे कर लो, आप अच्छे से बना लेना थोड़ा सा। fx1 और fx2 को हमने इक्वल्स टू 1 लेट कर लिया। देख लो ना, fx1 यार ये भी ये मान लो fx1 है, ये fx2 है, ये fx1 है और ये क्या है fx2 है, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है ना। तो मान के चलो कि ये क्या देगा फिर sin x1 इज इक्वल टू sin x2 इज इक्वल टू 1 तो है, sin x1 इज इक्वल टू sin x2 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि फंक्शन साइन पे हम बात कर रहे हैं हम। लेकिन क्या है कि ये x1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू x2, x1 x2 दोनों आपस में इक्वल है। चेक करो यार, क्यों, क्योंकि मान के चलो कि x1 की वैल्यू π/2 है, क्या है π/2 है, और x2 की वैल्यू क्या है 5π/2 है, 5π/2 है। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमने x1 क्या लेट कर लिया, π/2 लेट कर लिया, और x2 क्या लेट कर लिया, 5π/2 लेट कर लिया। तो ये बता, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो sin π/2 इज इक्वल टू sin 5π/2, यार थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं यही कर दे रहा हूँ, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, sin π/2 इज इक्वल टू sin 5π/2 इज इक्वल टू 1। देख लो, sin π/2 पे भी और sin 5π/2 पे भी दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब ये है कि sin π/2 और दिस वन दोनों आपस में इक्वल है, बट π/2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5π/2। मतलब क्या है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए थे ना। अब देखो मैं इसमें बता रहा हूँ, यहाँ देख लो आप, ये π/2 पे वैल्यू क्या है, ये 1 है, और 5π/2 पे भी वैल्यू क्या है, ये 1 है। चेक कर लो आप, इसमें भी 1 है। तो ये बताओ ना यार, ये कंडीशन क्या बन गई, ऐसे नहीं बन गई तो क्या हो गया, दो एलिमेंट के एक ही इमेज बन रहे, मतलब ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये मेनी वन हो गया, मेनी वन फंक्शन। यहाँ से भी पता चल गया। या फिर आप देख लो, आप जैसे सपोज करके हमने इसके बीच में कोई ऐसे इस एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है ना, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है।
तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे मान लो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये बताओ जहां पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होगी नहीं होगी यार? ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगी ना। लेकिन अगर इसके मैं x1 की बात करूं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे मान लो ये x1 है, ये x1 है, और ये क्या है, ये मान लो ये x2 है, ये x2 है और ये x1 है, तो ये बताओ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू तो दोनों सेम है ना। मतलब क्या हो गया कि fx1 और fx2 ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, ये दोनों सेम है। fx1 और fx2 आपस में दोनों में क्या है, दोनों आपस में सेम है। लेकिन इधर देखो तो ये x1 और x2 क्या ये दोनों सेम है? अरे यार x1 यहाँ से यहाँ तक है और x2 यहाँ से यहाँ तक है, ये बताओ ना। एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों सेम कैसे पॉसिबल है क्या? x1 यहाँ से यहाँ तक है, x2 यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों सेम है ही नहीं। तो क्या हो गया कि अगर x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन इज नॉट 1 1। अच्छा ऑनटो की बात करें हम, ऑनटो की बात करें हम, तो देखो ऑनटो क्या -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो -1 से 1 के बीच में देखो, जैसे मान लो ये -1 है, ये मानो -1 है और ये 1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू लेंगे आप, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू ले लो यार आप, कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो यहाँ पे आपने ये fx1 ले लिया कुछ भी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी मुझको x की। मतलब ये जो -1 से 1 तक है ना, इसकी सारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट, ये तो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है ना, तो -1 से 1 के बीच में क्या इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर सारे के सारे जो किसी न किसी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू की वैल्यू होगी, मतलब किसी न किसी x की वैल्यू होगी ये, तो ये चीज तो ये ऑनटो तो है, क्योंकि ये सारे के एलिमेंट सारे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होंगे। लेकिन क्या है, ये भी एग्जॉस्ट हो रहा, एग्जॉस्ट तो ये भी हो रहा, लेकिन इसमें क्या है कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, मतलब ये 1 1 ना बन करके ये मैनी वन फंक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये बताओ, अब sin x जो है वो 1 1 है ही नहीं, मान लो ऑनटो तो है, ऑनटो तो है, ये ऑनटो तो है, मगर 1 1 नहीं है, 1 1 है ही नहीं। तो अब ये बताइए कि जब अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल के लिए क्या मैंने बोला कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं, 1 1 और ऑनटो है ही नहीं, तो फिर हम उसके इनवर्स की बात कैसे कर सकते हैं, है ना? मुद्दा इज दैट। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि किसी भी फंक्शंस को, अब देखो अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी टी रेशियोज हैं, जितने भी टी रेशियोज है ना, सारे टी रेशियोज को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, मतलब क्या 1 1 और ऑनटो दोनों बनाएंगे। इसके बाद हम उसके इनवर्स की बात करेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखो कि जैसे मान लो हमें इनवर्स फाइंड करना है ना, इनवर्स फाइंड करना है, तो sin x को कैसे आप इनवर्स बनाओगे, कैसे इनवर्स बनाओगे आप? देखो हम इसको इनवर्स जब भी बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेंगे, किसी हम इसके पर्टिकुलर स्पैन की बात करेंगे। पर्टिकुलर स्पैन का मतलब था पर्टिकुलर किसी हम पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे हम। जैसे ये पूरे sin x जो है ना, अच्छा ये बताओ ये वाली जो कर्व लाइन है ये तो इनफाइनाइट इधर भी ट्रेवल करेगी और ये इनफाइनाइट इधर भी ट्रेवल करेगी, दोनों साइड ट्रेवल करेगी ना। तो हमने क्या करना है, हम इसको 1 1 कैसे बनाएंगे कि इस sin x के ग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर हम इसके इंटरवल की बात करेंगे हम। जैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ये चीज इरेज कर दूं, क्या ये इरेज कर दे रहा हूँ, मैं ये इरेज कर देता हूँ। जैसे मान लो sin x का ये ग्राफ है, ध्यान से देखना। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बात करूंगा, ये मैं बात करूंगा अभी। ये ऐसे है, ये ऐसे sin x का ग्राफ है, ये मान लो ये π/2 है, ये π/2 है, और ये मान लो क्या है तुम्हारा ये पाई है, और ये मान लो ये -π/2 है ना। तो अब क्या है कि हम एक ना क्या है कि एक किसी हम पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे। पर्टिकुलर इंटरवल का मतलब ये है कि मान के चलो मैं इसकी बात कर रहा हूँ π/2, ये वाला इंटरवल, इस वाले इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इंटरवल और ये वाला, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ये चीजें मैं रेज कर रहा हूँ, जो चीज मुझको नहीं चाहिए मैं रेज कर रहा हूँ। अभी मैं हालांकि इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, sin x में से ये वाले जो इंटरवल है ना वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाले इंटरवल को, ये वाले इंटरवल π/2 से लेकर के ये -π/2 के इंटरवल को हमने ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, हमने टेक आउट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कि क्या किसी इसके एक fx1 पे, जैसे मान के चलो कि ये fx1 है, ये fx1 है, ठीक है, तो एक fx1 पे क्या दो x की वैल्यू मिल सकती है क्या मुझे? अरे यार इसमें देखो ना, इसमें अगर मान लो अगर मैं एक पैरेलल, इसमें कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, चलो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिले मुझको।
अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या मुझको x की दो वैल्यू मिलेगी? कभी x की दो वैल्यू मिलेगी नहीं, ये हमेशा एक ही वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे भी अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई fx2 है, ये मान लो fx2 है, तो ये भी क्या देगा? एक डिफरेंट, मतलब क्या है कि ये डिफरेंट x की वैल्यू देगा, एक मतलब सेम x की वैल्यू दे ही नहीं सकता ये। आप इधर भी देख लो, अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो एक हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, ये और ये, तो ये क्या करेगा? ये fx1 जो है ना, वो सिंगल एक x की वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि दो x की सेम वैल्यू दे देगी, x की दो सेम वैल्यू दे ही नहीं सकता है। देख लो ना, एक x1 की वैल्यू पे fx1 यही आएगा। और यहाँ पे क्या था कि x1 मतलब fx1 और fx2 ये दो ऐसे नंबर थे, दोनों सेम थे। बात अलग है कि x1 x2 दोनों सेम नहीं था, है ना, ये दोनों सेम नहीं थे। लेकिन इसमें देखो तो अगर एक x1 की बात करें तो इस पे एक ही इमेज मिलेगी मुझको, एक ही इमेज मिलेगी, इस वाले पे भी एक ही इमेज मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्या है कि दो दो एलिमेंट्स की इमेज है ये, मतलब x1 की भी इमेज है, ये x2 की भी इमेज वही है, तो दो इमेज बन रहा ना, ये fx1 fx2 दोनों आपस में इक्वल में है। लेकिन इसमें क्या fx1 और fx2 दोनों आपस इक्वल है नहीं, तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो अब क्या कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया, और ऑन्टो तो था ही, ये ऑन्टो तो ये था ही। तो ऐसे बात करेंगे हम, ठीक है। हालांकि पहले आप ये नोट करो, फिर मैं भी आपको बताता हूं। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और बाइजेक्टिव के लिए क्या है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों होना चाहिए। हमने आपको इस ग्राफ के थ्रू बताया कि sin x का जो ग्राफ है वो दोनों साइड ये कर्व लाइन में ट्रेवल करती है ये, और इसकी जो डोमेन है और रेंज है, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 होती है। तो मैं इसका जो ग्राफ मैंने बनाया आपको, मैं इसे जो ग्राफ बताया हूँ, इस ग्राफ के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि fx1 और fx2 दोनों की वैल्यू क्या है? ये सेम है। तो fx1 fx2 अगर दोनों सेम है तो ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि x1 शुड बी इक्वल टू x2, x1 x2 दोनों इक्वल आना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल में नहीं आ रहे थे। तो इसके थ्रू भी मैंने बता दिया कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। फिर मैंने आपको एरो डायग्राम में भी मैंने बताया चेक करके कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, बाहर फंक्शन है। लेकिन कौन सा फंक्शन है? ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है। तो हमने ये भी आपको बताया कि इस फंक्शंस को अब 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके डोमेन और रेंज को, डोमेन की बात करेंगे हम, इसके डोमेन को थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्ट कर लेंगे हम, मतलब एक बैन कर लेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। एक पर्टिकुलर हम इंटरवल की बात करेंगे, सारे इंटरवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारे इंटरवल की अगर बात करें हम तो ये पूरा का पूरा ये है पूरा बहुत ज्यादा ट्रबल, इनफाइनाइट ट्रबल करेगा ये। तो किसकी बात करेंगे हम? एक प्रिंसिपल की जो बात करेंगे ना। प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जो शुरू में है ना, हालांकि जो शुरू में आप ये जो इंटरवल यूज करते हैं आप उसी को यूज करेंगे। हालांकि बहुत सारे स्पैन आपको मिल जाएंगे जिसमें उनकी वैल्यू सेम मिलेगी, या वो फंक्शन जो है वो 1 1 वहां पे भी होगा। क्योंकि देख लो ना, अगर मैं इस वाले स्पैन की बात करूं, इस वाले स्पैन की बात करूं, और इस वाले स्पैन की बात करूं, इस वाले स्पैन की, तो इस वाले में भी क्या है, डायग्राम कुछ अच्छे से नहीं बना हुआ है, आप देख लेना। तो ये भी क्या मिल जाएगा? ये भी मुझको 1 1 मिलेगा, ये भी क्या मिल जाएगा? ये 1 1 मिलेगा। लेकिन ये वाले इंटरवल हम नहीं यूज करेंगे, ये इंटरवल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से क्या है ना कि हमें मतलब कि हम एक ऐसी चीज को फॉलो करते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में वही यूज करते हैं। हम वर्ल्ड वाइड में जो है ना वो इसी वाले स्पेन को यूज करते हैं, ना कि इस वाले स्पेन को यूज करते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो आप कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो से वही हम प्रिंसिपल रेंज, इसमें हम ना जो रेंज है ना, रेंज को अपन प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? प्रिंसिपल रेंज। ये बात समझ में आ गई? नो डाउट। देखो डियर, इससे पहले कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको टेबल एक बार रिकॉल करा दूं। डोमेन और रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो जैसे मान लो ये डोमेन हो गया, ये डोमेन है, और ये मान के चलो रेंज है, ये रेंज है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझको, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डोमेन और रेंज में क्या करेंगे हम? देखो जैसे मान लो साइन एक्स है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल, यही होता है। देख लो साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है वो भी क्या होता है? -1 to 1। और अगर हम cos x की बात करें, cos x, तो cos x का भी डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होती है? सेम थिंग, -1 to 1, -1 to 1।
थर्ड में अगर बात करें हम 10x की, 10x, अच्छा कि मेरी बात सुनो, 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, 10x को अपन हम sin x अपन cos x भी तो लिख सकते हैं ना। देखो तो 10x को अपन लिख सकते हैं sin x और अपन cos x। और किसी भी फंक्शन में, किसी भी रैशनल फंक्शन में या फ्रैक्शन वाले फंक्शन में क्या होना चाहिए कि जो उसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो वी कैन राइट कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको 11th में बता रखा है कि cos x जो है वो किस किस पॉइंट पे जो है वो जीरो होता है, किस किस पॉइंट पे जीरो होता है, जहां पे भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आ जाए। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होता है, cos x क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इसकी जो डोमेन है, डोमेन के मैंने क्या बोला था, जब भी फ्रैक्शन वाले आपके फंक्शन आएंगे तो उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से जिस पॉइंट पे वो डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से जिस पॉइंट पे वो डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होता है वो चीज वहां से हम माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से हम माइनस करेंगे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2। ये क्या है, ये क्या है, ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। और ये क्या है, ऑड मल्टीपल है ना 2n+1, ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 को हम उसमें से क्या कर देंगे, आप माइनस कर दो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दिया। वेयर शो कर दो आपके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। और इसकी जो रेंज है ना, जो इसकी रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ये है रियल नंबर 2 -1 to 1, ये भी रियल नंबर 2 -1 to 1। और अगर हम बात करें हम cot x की, cot x की बात करें तो सेम प्रोसेस। ये क्या, तो cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x और अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। और ये भी आपको पता है कि सेम वही प्रोसेस है कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो हमने डोमेन फाइंड करने के लिए करना क्या होता है कि वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, सिर्फ sin x की वैल्यू वहां जहां पे ये जीरो हो जाए वहां पे डिफाइन नहीं है, बाकी बात सारी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो अपन क्या करेंगे हम कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और ये कंडीशन मुझको डोमेन के लिए क्या करना पड़ेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से हम क्या करेंगे कि ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई। n पाई क्या आता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को अपन माइनस कर देंगे, वेयर शो कर दो कि n बिलोंग्स टू z। और इसका जो रेंज होता है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, ये क्या का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्लियर। अब अगर हम बात करें, दो और बचे हुए हैं, अगर मैं बात करूं सेक एक्स की बात करूं, सेक एक्स, तो सेक एक्स भी क्या होता है, 1 cos x, 1 cos x। तो सेम थिंग कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अरे cos x जीरो अगर हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। वही बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन वो चीज माइनस कर दो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से। तो अब डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन में से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 और पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ये पाई है, पाई बाय 2 ये माइनस कर देंगे आप। ये इसका डोमेन हो गया, यहाँ पे लिख दो यार आप, वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसका जो क्या बोलते हैं आप, इसका जो रेंज होता है ना वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है। ये मैं आपको 11 में बहुत डेप्थ में बताया था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से आप माइनस कर दो तो -1 to 1 ओपन इंटरवल, नॉट अ क्लोज इंटरवल। अभी मैं बताऊंगा हालांकि जब कभी आएगा फिर इसमें कभी। तो इसके बाद cosec x, cosec x को भी अपन क्या लिखते हैं, 1/sin x कर सकते हैं हम। और सेम थिंग कि sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर sin x जीरो हो गया, अगर sin x जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और नॉट डिफाइन का मतलब क्या है कि फिर आप उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। यार ये n पाई का मतलब समझ रहे हो आप, पाई पे भी वैल्यू नॉट डिफाइन है, 2 पाई पे भी फंक्शन नॉट डिफाइन है, 3 पाई 4 पाई 5 पे कुछ भी ऑड मल्टीपल से ले लो आप, सॉरी ऑड मल्टीपल मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो, -3 पाई -2 पाई -पाई, इन सब पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन। क्योंकि sin x जो है ना वो
क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल्स पाई पे ये वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन होती है। इसीलिए हमने क्या है कि और जो इंटीग्रल वैल्यू है ना उसको उसमें से माइनस करना होता है। और वेयर आप ये तो लिख ही दिए हो। और इसका जो रेंज है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से, ये सेम थिंग -1 to 1, ये माइनस कर देते हैं। तो ये अपनी आपकी डोमेन और रेंज है फॉर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमने पढ़ाना है कि इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो कैसे कोई ग्राफ को बाइजेक्टिव करके, मैंने बोला था ना कि अगर कोई जो फंक्शन क्या है कि वो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसको बाइजेक्टिव कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ को 1 by 1 करके मैं आपको सबसे पहले बाइजेक्टिव बनाऊंगा, फिर उसके बाद कैसे उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उस इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होंगे। मेन हमने ये टॉपिक बात करनी है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली जैसे ये टेबल बना हुआ ना, ये जैसे टेबल बना हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टेबल बना करके और डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई कर देता, लेकिन इससे क्या ना कि फिर आप वो चीजें फील नहीं कर पाओगे। आप, मैंने बोला ना हमने सिर्फ क्या कहते हैं उसको, फॉर्मुला बेस नहीं पढ़ना, हमने क्या उसका डेप्थ, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो राइट देखो डियर, अब क्या हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में। और मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। आप किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल के लिए आप पढ़े होंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है कि सपोज फंक्शन फ्रॉम x to y है सच दैट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल्स टू y। और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, आप ये 11th में पढ़ चुके होंगे आप, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एक मुझको नया फंक्शन मिलता है क्या, gy इज इक्वल्स टू x। और ये फंक्शन कैसे मिलता है, ये क्या होता है, ये जो x to y है ना, इसका जो डोमेन कोडोमेन है, तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर x to y है तो जो न्यू फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझको, y to x मिलेगा, y to x। और क्या है कि यही फंक्शन जो है ना, यही वाली फंक्शन जो है वो इनवर्स ऑफ f कहलाती है, मतलब g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। मैं इसी मेथड का यूज करूंगा, आप 11th में भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी इनवर्स के लिए आपको पता है कि फंक्शन f फ्रॉम x to y है सच दैट fx इज इक्वल टू y इज बाइजेक्टिव। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या हो जाता है कि एक मुझको न्यू फंक्शन मिलता है gy इज इक्वल टू x, मतलब और ये फंक्शन कैसा मिलता है, g फ्रॉम y to x मिलता है। तो देखो अगर मैं sin x की बात करूँ, sin x फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मान लो कोई फंक्शन f फ्रॉम x to y है सच दैट sin x इज इक्वल टू y गिवन है। और ये फंक्शन अगर क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए, ध्यान से सुनो, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो क्या होता है कि ये जो इसके जो डोमेन कोडोमेन है ना, ये इनवर्स हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। x to y है तो y to x हो जाएगा सच दैट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, यही इसका इनवर्स है। तो मुझको मेनली क्या फाइंड करना है कि जो फंक्शन g फाइंड हो रहा है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, मेनली मुझको ये फाइंड करना है। जो इनवर्स ऑफ फंक्शन आ रहा है, जैसे ये इनवर्स है ना, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी, मतलब रेंज क्या होगी, यही मुझको मेन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, देखो अब एक मेरी बात सुनो, मैं sin x की बात कर रहा हूँ, sin x की बात कर रहा हूँ, sin x फ्रॉम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टू -1 to 1, मैं -1 to 1 क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला था, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आप ये sin x का ग्राफ है, ये मान लो π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है, ये क्या है 2π है, और ये 5π/2 है। इधर आ जाओ, ये -π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, तो और ये 0 है। तो इसका ग्राफ जैसे मान लो ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, ये 1 है और ये -1 है। इससे ग्राफ कुछ ऐसे चलते हैं, ये कुछ ग्राफ इसके ऐसे चलते हैं, ये कुछ ग्राफ इसके ऐसे चलेंगे, है ना। तो अब क्या कि साइन x फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल, मतलब कि ये बाइजेक्टिव है ही नहीं। क्यों बाइजेक्टिव नहीं है, देख लो ना, मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो अगर कोई आप पैरेलल ड्रॉ करता हो x एक्सिस के पैरेलल, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से मान लो ये मान के चलो कि ये x1 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, मान के चलो अगर मैंने x1 क्या ले लिया, ये मान लो π/4 ले लिया, हमने π/4 ले लिया, ठीक है, और 3π/4 ले लिया हमने क्या, x2 की वैल्यू, x2 मान लो 3π/4 हमने ले लिया, 3π/4 ले लिया। तो एक मेरी बात सुनो, ये fx1 है और ये क्या है, fx2 है। तो ये बताओ fx1 और fx2 ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे, देखो दोनों सेम वैल्यू आएंगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो साइन π/4
इज इक्वल टू साइन 3π/4। इन दोनों की वैल्यू सेम तो मिलेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम तो मिलेगी, बट π/4 शुड नॉट बी इक्वल टू 3π/4। 3π/4 तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अभी तुम्हारा बाइजेक्टिव है नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए भी मैंने क्या बोला था, बाइजेक्टिव के लिए मैंने बोला कि एक किसी पर्टिकुलर स्पैन की बात करेंगे हम। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, मैं यहाँ देखो, यहाँ बता दे रहा हूँ। अब देखो ये मान लो 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, -π/2 है। तो मैंने बोला ये फंक्शन अगर मान लो ऐसे है, ये 1 है और यहाँ पे मान लो -1, ये -1, ये 1 है और ये -1 है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्पैन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो अब ये मैंने क्या बोला था, ये फंक्शन जो वो क्या है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब ये 1 1 1 2 है। क्योंकि मान लो जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर fx1 पे ये fx1 है, तो इस पे क्या मिलेगी मुझको, सिर्फ एक सिंगल x1 मिलेगी, है ना। मतलब x1 की वैल्यू एक ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि x1 और x2 दो है और इसके दोनों पे क्या मुझको सेम इमेज मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। x1 और x2 ये दोनों सेम है, हो ही नहीं सकते, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर x1 और x2 दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। और इस वाले फंक्शन में क्या था कि एक एलिमेंट की देखो, मतलब जैसे ये एलिमेंट है, इसकी भी इमेज वही, इसकी भी इमेज वही है, दोनों की इमेज सेम हो जा रही थी। इसमें क्या कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज बन रही है ना। तो ये फंक्शन जो है ना, अब ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। लेकिन देखो अब इसके बाइजेक्टिव की बात करेंगे हम, तो साइन x इज फ्रॉम, अच्छा इसका डोमेन अब क्या हो जाएगा, मैं इसके डोमेन की बात कर रहा हूँ -π/2 से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 की, π/2 और 2 कहाँ तक, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। देख लो अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो हमने sin x का जो फंक्शन लिया, इस पर्टिकुलर स्पैन की जो बात कर रहा हूँ कि -π/2 से π/2 तक क्या है, ये फंक्शन क्या है यार, ये फंक्शन क्या है, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अब मैं लिख सकता हूँ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे तो कि sin x इज इक्वल्स टू y इज अ बाइजेक्टिव। और मैंने बता रखा कि अगर ये बाइजेक्टिव है, अगर ये बाइजेक्टिव है, देख लो यहाँ पे, अगर ये बाइजेक्टिव है तो जो न्यू फंक्शन मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, मतलब मुझको जो साइन इनवर्स मिलेगी, जो साइन इनवर्स फंक्शन मिलेगी, इसकी जो इनवर्स होगी वो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगी। मैंने बोला था ना, इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। मतलब क्या मिल जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल टू क्या, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसकी डोमेन रेंज है। इन सच दैट क्या मिलेगा मुझको, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, बस दैट्स इट। ये है आपकी डोमेन और रेंज, इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन। अच्छा, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन को आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं हम, इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन को हम आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं। तो आर्क साइन फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1 टू क्या, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। तो हालांकि अभी मैं सिर्फ एक ही फाइंड करके बताया हूं, मुझको फाइंड कर रहे हैं 5 और भी फाइंड कर रहे हैं, 5 और भी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही रहने दे रहे हैं। और मैं फिर से आपसे एक बार बोलूंगा, बेटा ये वीडियो पूरे एंड तक देखो, और आपको अगर कोई भी डाउट इसमें अराइज होती है या फिर कोई भी हेजिटेशन हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये मुझको प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, हैव अ नाइस डे।